हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा और सबसे छोटा चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कहने का मतलब आज इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे और 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। मजाक कर रहा हूं बेटा, 30 मिनट लगेंगे पूरे के पूरे, तो 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे। और इसके बाद एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आज तेरे दिमाग में सेट नहीं होगा। इसके बाद बेटा कोई समस्या नहीं आनी तुम लोगों को, इस चैप्टर में भरोसा रखो। तो आधा शुरू करते हैं। नारायण को जल्दी से कमर कस लो, कान में लीड ठोक लो, घर का कोना पकड़ लो और शुरू हो जाओ अपने भैया के साथ ये चैप्टर पढ़ने के लिए। मजा आने वाला है, बोर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। चलो शुरू करते हैं, नहीं तो बोलोगे भैया मेरा इतना इंपॉर्टेंट टाइम खराब कर। सब पता है मेरे को तेरा इंपॉर्टेंट टाइम कहां जा रहा है। बात समझे? सुधर जा नालायक, सुधर जा, अभी भी समय है बेटा, मैं कह रहा हूं बेटा सुधर जा। तो देखो चैप्टर की जो शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत होती है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कहने का मतलब ये है बेटा, ये चैप्टर कहना क्या चाहता है? अरे चैप्टर कहना चाहता है कि बैक्टीरिया और वायरस ने हमारे जीवन में कर दिया कल्याण। अरे जैसे तुम लोगों ने हमारे जीवन में कल्याण कर रखा है ना भाई, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं? 1, 2, 2.5, 1.5, 0.5, -1, -2 ऐसे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तुमने मेरे जीवन में कल्याण कर दिया। ऐसे ये चैप्टर, ये बैक्टीरिया वायरस हमारे जीवन में कल्याण कर देता है। तो ये कल्याण करने की जो शुरुआत करता है वो करता है सबसे पहले दही बनाने से। तो आओ दिमाग की दही बनाते हैं जल्दी से, तुम्हारे भी और हमारे भी। तो देखो बेटा एक बात बताओ, दही कैसे बनती है? अरे दही बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, कहीं से हम थोड़ा सा दूध चोरी करके ले आते हैं। और आपने देखा होगा जब दही बनाते हैं घर में तो मम्मी क्या करती है, एक चम्मच लेती है, उस चम्मच में थोड़ा सा दही लेते हैं कहीं से और उसको दूध में मिला देती है। एंड जैसे दूध मिलाती हैं उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देती हैं और फिर दूध फट जाता है। और दूध फटने के बाद क्या बन जाता है? दही बन जाता है मेरे भाई। तो ऐसा क्या हुआ, आओ समझने की कोशिश करते हैं। बेटा वो जो चम्मच में तुमने थोड़ा सा दही लिया, अरे उसको बोलते हैं स्टार्टर या फिर क्या बोलते हैं, इनकॉलम। बात समझ में आएगी नहीं है? और उसके अंदर एक खास तरीके का बैक्टीरिया पड़ा हुआ था नन्ही जान, जिसको क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। और वो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, जो दूध के अंदर जो प्रोटीन था ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, तोड़ना शुरू कर देगा और धीरे 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 दूध से क्या बन जाएगी, दही बन जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे दही क्यों जरूरी है मेरे भाई? अरे दही के अंदर एक बहुत बढ़िया एसेंशियल विटामिन है। कौन सा रे? विटामिन B12। ये दही क्या करेगा यार? अरे दही पेट में जाने के बाद भाई अच्छे अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएगा, जिससे तेरे मोमोज, बर्गर, पिज्जा बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो याद रखना दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस, जो कौन सा एसिड रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड, जो क्या करेगा, दही जो दूध के अंदर जो प्रोटीन पड़ा होता है उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। और यहां पे हो गई दिमाग की दही खत्म। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला क्या है भाई? अगला बैक्टीरिया जो है हमारी हेल्प करता है क्या बनाने में? डोसा, इडली, सांभर, चटनी, वड़ा, ये सब बनाने में। बात समझ में आई? तो देखो होता क्या है, कभी देखना जब मम्मी क्या करती है, डोसा वोसा तैयार करती है तो उसका बैटर तैयार कर लेती है और उसके अंदर एक जादुई केमिकल डालते हैं, जिसमें थोड़े समय के बाद ना, ध्यान दियो, उसमें झाग से आने लग जाते हैं। तो वो झाग कैसे आते हैं? तो मम्मी क्या करती है, उसके अंदर हमारी जो मदर होती है वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक चीज मिलाते हैं जिसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, खमीर। और उस खमीर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा? सैकेरोमाइसिस सर्वीसियाई। जैसे उस बैक्टीरिया को, खमीर को उसके अंदर डालोगे, उसमें से क्या इवॉल्व होने लगेगी? CO2 इवॉल्व होने लगेगी, जो उसको फुला देगी। बात समझ में आएगी नहीं आए? तो देख मेरे भाई, इडली के अंदर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं क्योंकि इडली फूल जाती है। बात समझ में आई? तो इस चीज को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज करा जाता है? सैकेरोमाइसिस सर्वीसियाई यूज करा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। खोपड़ी में बिठा लेना। और क्या इवोल्यूट करता है बेटा? यहां पे CO2 गैस का ये प्रोडक्शन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? थर्ड देखो, थर्ड क्या है बेटा? एक ना हमारे आसपास एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रेडिशनल ड्रिंक का नाम है टॉडी। तो टॉडी कहां से बनाई जाती है बेटा? टॉडी जो है साउथ इंडिया में ड्रिंक बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसको बनाने के लिए हम पाम सैप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पाम सैप क्या होता है बेटा? पाम होता है खजूर, और खजूर का जो फ्रूट होता है, उसका जो रस होता है, उसको बोलते हैं पाम सैप। बात समझ में आएगी नहीं है? तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्मेंट करेंगे और फर्मेंट करने के बाद एक ड्रिंक तैयार करी जाती है जिसको बोलते हैं टॉडी। और टॉडी साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस ड्रिंक है। तो याद रखना कि खजूर के रस से तैयार करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, हम लोग जो बैक्टीरिया और वायरस है इनका इस्तेमाल कहां करेंगे? चीज को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हमारे पास एक बड़ी फेमस चीज है जिसको बोलते हैं स्विस चीज। अब ये जो चीज है, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी देखा है, उसमें देखा होगा ना, जेरी कभी यहां से घुसता है, यहां से निकल जाता है, यहां से घुसता है, यहां से निकल जाता है। तो ये जो होल्स है, ये होल्स भी किसने क्रिएट किए थे मेरे भाई? ये होल्स क्रिएट किए थे एक बैक्टीरिया ने जिसका नाम है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी।
शर्मा जी नहीं, शर्मा नी। तो याद रखना, तो स्विस चीज के अंदर जो लार्ज होल्स होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आया। बात समझ में आएगी नहीं आई? अगली हमारे पास एक फेमस चीज है जिसको बोलते हैं हम रॉकीफोर्ट चीज। तो ये जो रॉकीफोर्ट चीज है इसको बनाने के लिए हम स्पेसिफिक फंगस का यूज करते हैं जो इसको स्पेसिफिक फ्लेवर देता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज दिमाग में थोड़ी सी बिठा लेना बेटा। इस चैप्टर में ना ये बैक्टीरिया के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे तो याद रखिए मेरे भाई, यहाँ कहीं भूल जाए। अगला कि भैया हम लोग माइक्रोब से और क्या क्या बना सकते हैं? तो बेटा माइक्रोब से हम लोग दारू बना सकते हैं, बीवरेजेस, शराब बना सकते हैं, और दूसरा उस शराब से होने वाले इंपैक्ट के बाद जो बीमारियां लगेंगी उसको सही करने के लिए दवाई बना सकते हैं। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भैया, सबसे पहले आता है कि भैया बीवरेजेस, ड्रिंक्स कैसे बनाएंगे? तो बेटा बीवरेजेस बनाने के लिए क्या करा जाता है? बीवरेजेस बनाने के लिए हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास माल्टेड सीरियल्स हैं और फ्रूट जूस है उनको डाल देते हैं। माल्टेड सीरियल्स का क्या मतलब होता है? मान लीजिए मैंने आपको गेहूं दे दिया, अब उस गेहूं को ना पानी में रखना, पानी में रखने के बाद उसमें तो देखना छोटी छोटी ना हरी हरी वहां से स्प्राउटिंग होने लगेगी, उसको बोलते हैं माल्टेड। तो माल्टेड सीरियल्स को इसमें डाल देना। माल्टेड को जैसे इसमें डालोगे उसके बाद इसमें बैक्टीरिया डालना है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है बेटा? उसको बोलते हैं सैकरोमाइसिस सर्विसियाई, जिसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। तो ब्रीवर्स ईस्ट इसमें डाल दिया और एनारोबिक कंडीशन कर देनी है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं जानी चाहिए? ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। और धीरे 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 वो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, और फाइनली किस चीज का फॉर्मेशन होने लगेगा? इथेनॉल, शराब का फॉर्मेशन होने लगेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और जिस कंटेनर में हो रही होती है उसको बोलते हैं फर्मेंटर। तो मेरे भाई याद रखियो, कंटेनर को बोलते हैं फर्मेंटर, प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। जो बैक्टीरिया यूज हुआ उसका नाम है सैकरोमाइसिस सर्विसियाई, और कहां से बनाते हैं? माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस से बनाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए सैकरोमाइसिस सर्विसियाई मेरे भाई। आगे बढ़ो, चलो देखो अगला क्या है। अब हम लोगों ने क्या बनाया, वहां से जो हमने ड्रिंक बनाई वो कौन कौन सी हम ड्रिंक तैयार करते हैं? नीट में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी ड्रिंक बनाते हैं? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। बात समझ में आएगी नहीं है? जिन वोडका भी होता है बेटा, मैंने नहीं पिए ये सारी, लेकिन मेरे को पता है। तो कहीं बाद में पूछे कि भैया आपको कैसे पता इन सब के बारे में? बात क्लियर है? तो याद रखना इन सारी ड्रिंक्स को हम फॉर्म करते हैं। अब आगे क्या लिखा है बेटा? इनमें से ये जो 2 ड्रिंक्स है इनको बनाते हैं विद डिस्टिलेशन, और इनमें से ये जो 3 ड्रिंक है इनको बनाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। भैया डिस्टिलेशन क्या होता है? देखो बच्चों, डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? मान लो मैंने क्या करा, यहां पर 2 ड्रिंक्स डाल दी, एक डाली मैंने ए और दूसरी डाली मैंने बी। जो बी वाली ड्रिंक है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री, जो ए वाली ड्रिंक है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। मैंने दोनों को गर्म करना चालू करा, दिमाग लगा और बता जल्दी बॉइल कौन सी होगी? अरे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉइल होगी, तो 50 वाली जल्दी बॉइल हो जाएगी, और बॉइल होके कहां चढ़ेगी? ऊपर चढ़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब क्या हुआ, मैंने यहां पे लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा? इसको ठंडा करेगा, एंड जैसी ठंडी करेंगे बूंद बूंद करके ये कहां कलेक्ट हो जाएगी? ये नीचे कलेक्ट हो जाएगी। तो देख, क्या ये एक सेपरेशन की टेक्निक है? तो हमने 2 लिक्विड्स को क्या करा, यहां पे आपस में जो मिक्स हुए थे उनको सेपरेट कर दिया। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या करेंगे, इनमें से वाइन एंड बियर को डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, सेपरेशन करके बनाया जाता है, और इन तीनों को कैसे बनाया जाता है? विदाउट डिस्टिलेशन, बिना सेपरेशन के बना दिया जाता है। आसान है कि नहीं है यार? ये इसका एपरेटस है। बात समझ में आएगी नहीं है? चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, माइक्रोब से हम क्या बना सकते हैं? माइक्रोब से हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं, दवाई भी बना सकते हैं। बेटा सबसे पहले मतलब आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? तो देख, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो एक ऐसी चीज जो लाइफ के अगेंस्ट काम करेगी। अरे भैया ये तो हमें भी मार सकती है फिर। लेकिन बेटा एनसीईआरटी ने इसको चीज को करेक्ट करा। बिल्कुल सही सवाल आया तेरे दिमाग में कि मान लो मैंने एक दवाई बना दी, उसका नाम रख दिया मैंने एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ। एक ऐसी चीज जो लाइफ को मारने के काम आती है, और वो लाइफ कौन सी है? बैक्टीरिया, वायरस। हम लोग नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग क्या है उसके लिए? हम लोग हैं बेटा प्रो लाइफ। तो ये चीज याद रखना, हमारे लिए अगेंस्ट नहीं है, हमारे लिए प्रो लाइफ की तरह वर्क करेगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। देखो बच्चों, सबसे पहली दुनिया में जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो एक साइंटिस्ट ने बनाई थी जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने बनाई थी, इनके चेहरे बहुत अच्छे से देख लो बेटा। इन्होंने ही हमारे दुनिया में एक बहुत बेहतरीन कल्याण करा, और आज भी हम उसी दवाई को यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। इन्होंने काम क्या किया था? हुआ क्या था, ये ना लैब में काम कर रहे थे, और जब लैब में काम कर रहे थे तो वर्क किस पे कर रहे थे? वर्क कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्टैफिलोकोकस। तो स्टैफिलोकोकस से वर्क कर रहे थे। हुआ क्या, इनको कहीं से कॉल आ गया, इनकी
बीवी का कॉल आ गया कि जल्दी आओ जी घर पे, ये यहाँ पे देखो ये बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो ये लैब में क्या कर गए, लैब में उस बैक्टीरिया को छोड़ के चले गए। अब जब लैब में बैक्टीरिया को छोड़ के चले गए और अगले दिन जब लैब के अंदर आए तो इन्होंने देखा यार वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। और क्यों बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके आसपास एक फंगस इकट्ठा हो गया और वो फंगस कौन सा था, पेनिसिलियम नोटाटम। और वहां से पहली बार डिस्कवरी हुई किसकी, पेनिसिलिन की। तो याद रखना पेनिसिलिन की डिस्कवरी ऐसे हुई थी, एक्सीडेंटल थी, एक्सीडेंटल, जानबूझ के नहीं हुई थी, एक्सीडेंटल थी। और ये पहली बार किसने करी थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, जिसने किसको रोक दिया था, स्टैफिलोकोकस की ग्रोथ को रोक दिया था। ये बैक्टीरिया था बेटा। आगे देखो अब क्या हुआ, ये जो पेनिसिलिन थी ना ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। तो दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, जो क्या करते हैं इसको ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने इस दवाई का इस्तेमाल करा। तो याद रखना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा था। और इसीलिए अर्नस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरी और इनको क्या बोलते हैं, क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों को क्या मिला था बेटा, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। तो इनके चेहरे देख लो, खूबसूरत से चेहरे हैं बेटा, बहुत सुंदर सुंदर। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला क्या है, इंपैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। बेटा एंटीबायोटिक से हम किस किस चीज को सही कर सकते हैं, तो एंटीबायोटिक से हम प्लेग को सही कर सकते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी, वूपिंग कफ, काली खांसी को सही कर सकते हैं, डिप्थीरिया को सही कर सकता है, गलगोटू बोलते हैं, और लेप्रोसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो इनकी इमेजेस देख लो, इन सारी बीमारियों को हम सही कर सकते हैं। एनसीईआरटी के एक छोटे से अपर कॉर्नर में ये दिया हुआ है, वहां पे याद रखना। पेपर में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आइए आएगा भी नहीं, पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बच्चों, अगला क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भैया हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से केमिकल की प्रोडक्शन कर सकते हैं बैक्टीरिया की मदद से। तो याद रखना ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में आया है नीट के अंदर। तो देख बेटा याद रख, एस्परगिलस नाइगर क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाएगा, ब्यूटराइक एसिड, और लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। मैच द फॉलोइंग में आया तो मैंने याद करने का क्या तरीका निकाला, देख एल से एल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यहां पे ब्यूटराइक है तो यहां से मिलेगा ब्यूटराइक एसिड, यहां देख ए लिखा है तो यहां देख ए लिखा है। तो ये याद करने का तरीका मैच द फॉलोइंग में आएगा, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, ऐसे मैच करके आ जाना। अगला देखो बच्चों, अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए कौन सी ईस्ट खमीर का इस्तेमाल करते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्विसिया का इस्तेमाल करता है, अभी थोड़ी देर पढ़ा था पहले। अच्छा अगला, कौन कौन से एंजाइम हैं जो हम माइक्रोब, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जिनसे हम कुछ एंजाइम बनाते हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है हमारे पास लाइपेज, दूसरा है हमारे पास पेक्टेज और प्रोटीएसेज। तो पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज क्या करेंगे बेटा, जो फ्रूट की जूस होते हैं ना, जैसे देखो ये फ्रूट जूस दिख रहे हैं, इनको ना क्लियर करने के काम आते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर से कर देंगे। अगर मैंने क्या किया, एक फ्रूट जूस ले लिया, उसमें क्या करा मैंने, पेक्टिनेज और प्रोटीएस मिला दिया, तो फ्रूट का जूस है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला ये जो ऑयली स्टेन दिख रहा है ना, इसको अगर रिमूव करना है तो लाइपेज को डाल दो, लाइपेज क्या करेगा, ऑयली स्टेन्स को गायब कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्या है, मेडिकल यूज क्या है भैया, मेडिकल यूज क्या करते हैं। तो देखो बच्चों मेडिकल यूज क्या करेंगे, मान लो किसी आदमी की ब्लड वेसल है और उस ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट बन गया, एक खून का गांठ बन गया, और हमें उस खून की गांठ को ब्रेक करना है। तो उस खून की गांठ को ब्रेक करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल करेंगे, जो एक एंजाइम बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करेगा, वहां पे जाएगा और उस क्लॉट को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। आगे देखो बेटा, होता क्या है, जब भी कभी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच करा जाता है, लेकिन फिर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में हमें समस्या आती है कि उसके बाद भी ऑर्गन्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो मुझे उस इम्यून सिस्टम को वर्क करने से रोकना है। तो वहां पे वर्क करने से रोकने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, और ये कौन बनाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है, जो कि एक फंगस है, और उसको आदमी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। पॉइंट समझ में आएगी नहीं आया। अगला देखो स्टैटिन, स्टैटिन क्या करेगा बेटा, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया। अब मुझे इस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना है, अगर कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करा तो ब्लड का जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दिल तक खून कम पहुंचेगा, और सीधे सीधे क्या आने वाला है, हार्ट अटैक। तो ये सारी चीजें, तो मुझे इसको रोकना है। तो रोकने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिन का इस्तेमाल करेंगे, जो कौन बनाता है, मोनास्कस परप्यूरस बनाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, रट लियो इसको, बात समझ में, जैसे तूने लड़कियों के नाम रट रखे हैं ना, इसको भी ऐसे ही रट लियो। आगे देखो बच्चों, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 5 नंबर में बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करेंगे बेटा। सीवेज सबसे पहले क्या होता है, सीवेज एक ऐसा गंदा पानी होता है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिला होता है इंसानों का एक्सक्रीटा, तो मतलब क्या बोलेंगे, इंसानों का जो वेस्ट होता है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो मिला होता है। तो अब इन चीजों को हमको क्या करना है, इन चीजों को हम लोगों को साफ करना है। इसके अलावा और क्या होता है, उसमें पॉलिथीन्स होती हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं, सैंड होती है, कीचड़, फलाना ढिमकाना, बैक्टीरिया सारी चीज साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए हम 2 ट्रीटमेंट लगाएंगे, पहला लगाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा लगाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गंदा पानी है
सबसे पहले उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर पत्थर पड़ी हुई है, सैंड पड़ी हुई है और उसके अलावा उसमें प्लास्टिक का वेस्ट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्लास्टिक की वेस्ट को रिमूव करेंगे, मतलब ऊपर से छान देंगे। और छान देंगे तो क्या होगा, जो पिन्नी विन्नी पहले रुक जाएंगी। तो छानने के लिए जो प्रोसेस लगेगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब जो फिल्ट्रेट हो गया, जब फिल्ट्रेशन कर दी तो फिल्ट्रेशन के बाद उसको एक टैंक में लाएंगे जहां पे जो पत्थर होंगे, जो रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी और उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। खत्म यार, फिल्ट्रेशन में छान देना, सेडिमेंटेशन में बिठा देना। अब आगे देखो बच्चों, अब ये काम कर दिया। अब होने के बाद जो नीचे सेटल हुआ सॉलिड है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। अरे ये जो नीचे बैठ गया उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर पानी बचा हुआ है जिसके अंदर अभी भी ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ है, बहुत सारे बैक्टीरिया मिले हुए हैं, तो उनको बोलेंगे हम लोग एफ्लुएंट। तो क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे। अब इस एफ्लुएंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पास करेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल दो काम करने वाले हैं। क्या क्या काम करने वाले हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अब आगे देखो बच्चों, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट चालू हो गया। ये हमारा बैक्टीरिया की मदद से किया जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टैंक ले लेंगे और उस टैंक के अंदर नीचे से यहां से ऑक्सीजन पास करते रहेंगे, ऑक्सीजन पास करते रहेंगे और यहां से एरोबिक बैक्टीरिया डालेंगे। तो जैसे ही एरोबिक बैक्टीरिया डालेंगे, जैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगी, वो क्या करेंगे, ग्रो करना चालू करेंगे। और जब ग्रो करना चालू करेंगे तो वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। अब क्या करेंगे, जब यहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ पूरी हो चुकी होगी, हम ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाते। अब आगे क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया जो अंदर यहां पे वेस्ट पड़ा हुआ है उस वेस्ट को वो कंज्यूम करना चालू करेगा। दिमाग लगा, जब वो वेस्ट को खाएगा तो जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन थी, क्या वो कम होने लगेगी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब ऑक्सीजन कम होगी, क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी? क्या पानी ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, हे भगवान मुझे ऑक्सीजन दे, हे भगवान मुझे ऑक्सीजन दे? कहने का मतलब बायोलॉजी किसकी डिमांड कर रही है, ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है। तो याद रखना, बीओडी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? दोबारा बता दे रहा हूं कि जब यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया उस वेस्ट को खाएंगे, खाते वक्त वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो नेचर के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पानी जो है ऑक्सीजन मांगेगा। उसको बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाती है। तो दिमाग लगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा क्या उतनी ही बीओडी की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ भैया, उतनी ही बीओडी की डिमांड होगी। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेंगे, अब जब पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। और जब बैक्टीरिया की डेथ होगी तो वो सेटल कहां होने लगेंगे, वो सारे के सारे नीचे सेटल होने लगेंगे और उस कंडीशन को बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। बात समझ में आई? बैक्टीरिया कहां बैठ चुके हैं, खाना खाने के बाद नीचे बैठ चुके हैं, गंदगी ऑर्गेनिक मैटर साफ करके। बात क्लियर है? सारे बैक्टीरिया मरे हुए हैं। आगे देखो अब क्या होगा, वो जो हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज वाले बैक्टीरिया थे उनको लेंगे और एक कंटेनर में डाल देंगे और इस कंटेनर में हम लोगों ने डाले हुए हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। कौन से डाले हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। और ये कौन से एनारोबिक है बेटा, स्ट्रिक्ट एनारोब्स, मतलब अगर इनको हल्की भी ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएंगे। ये क्या करेंगे, जैसे ही मैंने यहां से पुराने वाले मरे हुए एरोबिक बैक्टीरिया डाले, ये उनको खाना चालू कर देंगे और जब ये उनको खाना चालू करेंगे तो यहां से एक गैस प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन सी, CO2 और मीथेन गैस। इसको हम क्या करेंगे, ये फ्लेमेबल होती है, इनको घर में पहुंचा लेंगे और इनसे खाना वाना पका लेंगे। अब क्या हुआ, पानी के अंदर देख एरोबिक बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, पानी के अंदर अब पड़े हुए हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। लेकिन ये कौन से हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब। अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो ये मर जाएंगे। मैं क्या करूंगा, पानी तो साफ हो चुका है तो इनको लूंगा और झरने में मिला दूंगा। अब झरने में क्या पड़ी होती है, ऑक्सीजन, एंड जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलेगी ये बैक्टीरिया भी क्या होंगे, हमारे के सारे मर जाएंगे और यहां पे पानी हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से क्लियर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा वही दिखाई हुई हैं, मैंने आपको बहुत सिंपल एंड शॉर्टेड टर्म्स में समझा दिया, तो वो चीजें याद रखनी है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, कुछ यहां पे हमारे प्लान्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला है हमारा गंगा यमुना एक्शन प्लान, दूसरा है हमारा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। गंगा यमुना एक्शन प्लान है कि हमें ज्यादा से ज्यादा STPs का प्रोडक्शन करना है, मतलब जो हमारे सफाई वाले अभियान के जो प्लांट हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, जिसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा साफ कर सकें। बात समझ में आई? और जितने भी हमारे पास अनट्रीटेड सीवेज वाले पानी है उनको हम डायरेक्टली गंगा या यमुना में या किसी भी नदी में ड्रेन नहीं करेंगे बिना साफ करे हुए। ये हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों,
अगला क्या है हमारा बायोगैस प्लांट। देखो बायोगैस प्लांट क्या होता है, जैसे तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल कचरा भर गया ना, गोबर भर गया, ऐसे इसके अंदर हमें गोबर भरना है, देखना कैसे है ना। तो फालतू की चीजें छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगा लो, उद्धार हो जाएगा जिंदगी का। अब देखो क्या करना है, तो हम लोगों ने क्या लिया, एक बायोगैस प्लांट है। इस बायोगैस प्लांट में यहाँ क्या मिलाएंगे, गोबर मिलाएंगे, साथ में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, और पानी मिलाने के बाद यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। बेटा काउ डंग के अंदर या किसी भी रूमिनेंट एनिमल का मतलब जो चरते बढ़ते हैं, घास वास खाते हैं, उनके पेट के अंदर एक खास तरीके का बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं मीथेनोबैक्टीरिया। और ये मीथेनोबैक्टीरिया एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं मीथेन गैस। बात क्लियर है कि नहीं है। और उन बैक्टीरिया का नाम है मीथेनोजन्स। तो याद रखना, ये नीट के अंदर पूछा गया छोटा सा नाम कि भाई गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मीथेनोजन्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे डाइजेस्टर होगा, यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन रखनी है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। जैसी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस गोबर को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, और जब गोबर को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, ये धीरे धीरे कहां चलने लगेगा, ऊपर चलेगा। जैसे सीटी उठती है ना कुकर की, ऐसी उठेगी। और जब नोजल में प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर से गैस कहां निकल जाएगी, घर चली जाएगी, आगे चली जाएगी, और आगे चल के घरों में जाएगी। और घरों से क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पे हमारी गैस प्रोड्यूस हुई थी वो फ्लेमेबल थी, उससे हम अपना चूल्हा वूल्हा जला लेंगे और खाना वाना पकाएंगे। उसके बाद जो भी आगे यहाँ पे इकट्ठा होगा उसको बोलते हैं स्लज। और स्लज को हम कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे बेटा, एज आ मैन्योर इस्तेमाल कर लेंगे, खेतों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके दो फायदे क्या है, पहला तो इससे हमें गैस मिल जाती है और दूसरा हमें खाद मिल जाता है। अब ये जो बायोगैस प्लांट है, इस बायोगैस प्लांट को कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। तो इसको कंट्रोल करने वाली हमारे पास दो टीम्स हैं, पहली है IARI और दूसरी हमारे पास KVIC। IARI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अगला क्या है हमारा KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो क्या करते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि बायोगैस प्लांट कैसे बनाने हैं, किस तरीके से क्रिएट करने और कहां में बनाने। तो ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो अगला क्या है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है बेटा, आज से पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का बहुत इस्तेमाल करते थे, जो क्या करते थे, हम लोगों के हार्मफुल बैक्टीरिया और जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं थे उन दोनों बैक्टीरिया को मार देते। इसके अलावा वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करते थे। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने नेचर की सहायता ले ली, बायोलॉजी की सहायता ले ली, तो उनको बोलते हैं बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल में क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड को यूज करेंगे। अब यहां पे जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड था उनका यूज हम लोग करना बंद कर देंगे। एग्जांपल के लिए, क्या आपने लेडी बग देखी, लेडी बग, तो ये लेडी बग जो बीटल है ना, ये क्या करेगी, ये छोटे छोटे कीड़े अगर हमने ये इंट्रोड्यूस कर दे तो इनको मार देते हैं, ये फसल को बहुत नुकसान करते हैं। अगला ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं, इनका सबसे प्रिय भोजन होता है मॉस्किटो। अगर मच्छरों से बचना है तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे मत करो, वहां पे ड्रैगन फ्लाई ला लो। ड्रैगन फ्लाई क्या करेंगे, मच्छर के लार्वा पे फीड करेंगे और सारे के सारे मच्छरों को किल करना शुरू कर देंगे। चलो भैया आगे चलते हैं, खत्म होने वाला है बस 2-3 मिनट और। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, बैसिलस थुरियोजेनेसिस। बैसिलस थुरियोजेनेसिस क्या है, एक इसको बोलते हैं बीटी। बीटी का मतलब होता है बेटा एक खास तरीके का बैक्टीरिया जो है इंसेक्ट स्पेसिफिक। मान लो कि मुझे क्या करना है, मेरे पास एक फसल है, उस फसल पे बार बार मेरे पास ना जो बटरफ्लाई का जो लार्वा है, कैटरपिलर, वो लग जाता है। मुझे बस कैटरपिलर को मारना है, बाकी किसी इंसेक्ट को हार्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक बैसिलस थुरियोजेनेसिस बैक्टीरिया है, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसको क्या करा, एक बॉटल में भरा और वल्नरेबल प्लांट पे मैंने जिसको बचाना है उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। अब जब मैं उसके ऊपर स्प्रे करूंगा तो होगा क्या, जैसे ही हमारे पास ये इंसेक्ट का जो लार्वा है वो आएगा और उस प्लांट को खाएगा, तो ये जो बैसिलस थुरियोजेनेसिस था बैक्टीरिया था, ये कहां चला जाएगा, उसके माउथ से होता हुआ गट में, और गट में जाने के बाद वहां पे करेगा एक खास तरीके का टॉक्सिन रिलीज, जिससे इसके पेट में होगी स्वेलिंग और लाइसिस, और फाइनली इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, केवल और केवल ये लार्वा खत्म होगा, बाकी जो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं थे वो बैक्टीरिया एज इट इज रहेंगे और इससे कोई भी टॉक्सिसिटी भी नहीं आती। अगला है बेटा ट्राइकोडर्मा फंगस। ये ट्राइकोडर्मा फंगस क्या करेगा यार, हुआ क्या था, यहाँ पे ना ये जो प्लांट है, इस प्लांट में एक निमेटोड लग जाता था, बार बार इस पे अटैक करता था और फाइनली हमारी रूट्स में एब्जॉर्प्शन कम कर देता था। तो हम लोगों ने क्या करा, ट्राइकोडर्मा नाम का एक फंगस यूज करा। अब ये क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसमें डाल देंगे तो जो निमेटोड के अंडे थे उनकी ग्रोथ को रोक देगा। निमेटोड क्या करता था, अंडे देता था ना यहाँ पे, अब जब वो अंडे देता था उसमें निमेटोड बाहर आते थे और वो रूट्स पे भागते थे। तो ये फंगस क्या करेगा, जैसे उस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये क्या करेगा, उनकी ग्रोथ को ही रोक देगा, अंडे ही नहीं आगे बढ़ने देगा। अगला क्या है, लास्ट है हमारे पास बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस बोलो या न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बोलो, ये भी सेम काम करेंगे बेटा। ये भी क्या करेंगे, हमारे पेस्ट स्पेसिफिक होते हैं और इनसे हमारे नेचर के अंदर कोई भी हार्म नहीं होता। चलो अब खत्म करने की बारी आ गई है फाइनली। अब देखो
माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। सिंपल काम है कि भाई हुआ क्या था, हम लोगों ने ना अगर बार बार फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो सॉइल में इनफर्टिलिटी आ जाएगी। उसके अलावा हमारी जो फसल है वो बाद में, अभी तो ग्रो कर रही है लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा से अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है हम क्या करते हैं, बायोलॉजी का सहारा लेते हैं, बैक्टीरिया का सहारा लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर में हम 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहला बैक्टीरिया का, दूसरा हम फंगस का और तीसरा हम साइनोबैक्टीरिया का। देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। बैक्टीरिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे बेटा, नीट में आए याद रखना, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करेगा, ये जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स हैं यहां पे जाके इनके साथ नोड्यूल्स में फिक्स हो जाएगा। अब ऊपर क्या है, N2 गैस है। अब प्लांट के पास नोज तो है नहीं कि हमारी तरह सांस ली और नाइट्रोजन खींच ली, तो ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा नोड्यूल्स के अंदर। वहां पे जुड़ा हुआ है ना नोड्यूल्स में, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। अब प्लांट क्या करेगा, यहां से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो याद रखना ये क्लोज एसोसिएशन है। अब देखो आगे, तो पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताओ लेग्यूम प्लांट्स के साथ अटैच कौन रहता है, तो राइजोबियम अटैच रहता है। अगला ये पूछा जाएगा कि भैया फ्री लिविंग होके कौन नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो वो 2 हैं। कौन कौन से, एजोस्पिरिलम और एजिडोबैक्टर। ये क्या करेंगे, एज इट इज, ये रूट्स के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये बाहर ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे बाहर पड़े होते हैं और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या कर रहे होते हैं, प्लांट के लिए फिक्स कर रहे होते हैं। तो ये प्लांट से भी तो कुछ लेंगे, तो प्लांट से बेटा ये फूड लेते हैं। आगे चलते हैं एंड फाइनली हमारा हो गया खत्म। तो देखो फंगस क्या है, फंगस यहाँ पे एक माइकोराइजल एसोसिएशन होती है। माइकोराइजल एसोसिएशन में क्या होगा, प्लांट और फंगस की क्लोज एसोसिएशन होती है। मतलब प्लांट और फंगस दोनों के दोनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। फंगस क्या करेगा, प्लांट को अब्सॉर्ब करके देगा फास्फोरस, और प्लांट क्या करेगा, उसको अब्सॉर्ब करके देगा, या जो भी प्रिपेयर करके देगा वो प्रिपेयर करके देगा फूड। अब दोनों का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस चीज में हम लोग क्या करेंगे, ना तो हमें मैन्योर की जरूरत पड़ी, ना हमें फर्टिलाइजर की यूज पर जरूरत पड़ी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है यार कि प्लांट को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाता है, प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं और नेचर को कोई भी हार्म भी नहीं होता। लास्ट है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसमें कौन कौन से एग्जांपल है, एनाबेना, नॉस्टक और ऑसिलेटेरिया। तो ये ऑसिलेटोरिया क्या करेंगे, जो पैडी फील्ड होते हैं चावल की खेती वहां पे होते हैं, वहां पे यूज करे जाते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो फसल है, जो भी हमारी फसल है वो बहुत ही शानदार होगी। और जब बहुत ही शानदार होगी तो हमें उत्पाद भी बहुत अच्छा मिलेगा। बात समझ में कि नहीं आई। और फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। इतनी सी देर लगी, ज्यादा देर लगी है क्या भाई, खत्म ना। अब यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर हो गया पूरा खत्म। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो भैया हमें समझ नहीं आया, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बेटा आपकी जरूर हेल्प करूंगा। चलो बच्चों, अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में, इसी शाम इसी जगह। अब अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू सून।